आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, इधर पहले के सामने ध्यान देना। सबसे पहले देखो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ये वाला पॉइंट जो होता है जहां से एरो स्टार्ट होता है उसको इनिशियल पॉइंट, जहां एंड होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है, ऐसा वेक्टर ए बी, ए उसका इनिशियल पॉइंट, बी उसका क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट। कई बार स्मॉल लेटर्स से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि वेक्टर ए, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ए बी, या फिर सीधे सीधे ए बी लिख दो, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखो, या फिर सीधे सीधे ए लिख दो। ये सारा का सारा उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर मान के चलो कोई भी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, ठीक है, और अगर इस पॉइंट को मैं P नाम देता हूं, ये हो गया ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, 0। तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से जो वेक्टर मिलेगा, इसे इस पॉइंट का क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, और पोजीशन वेक्टर को निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, और उस तरीके को समझने के पहले तुम लोगों को आई जे के बारे में पता होना चाहिए। ये जो आई कैप जो दिख रहा है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब अगर देखा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये हो गए आपके तीनों एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर 1 यूनिट का कोई वेक्टर बन रहा है, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर बन रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं, आई कैप। y एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट का अगर कोई वेक्टर बनता है तो वो j कैप हो गया, और z एक्सिस के डायरेक्शन में सेम चीज क्या हो जाएगी, k कैप। ये जो कैप लगा हुआ है ये बताता है यूनिट वेक्टर। समझ में आई ये चीज? मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। ये चीज क्लियर हो गई सभी को? तो अगर मान के चलो ये पॉइंट P की बात करें जिसका कोऑर्डिनेट x i y j और z k है, तो x के साथ हम क्या लगा देंगे, i कैप लगा देंगे। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk। क्या ये चीज क्लियर हो गई? यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है किसी पॉइंट का। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसको x1 y1 z1 नाम दे देता तो यहां पर क्या आ जाता, x1 y1 और z1। क्या ये चीज क्लियर हो गई? दूसरी तरफ मान लो एक पॉइंट Q ले लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट Q आ गया जिसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x2 y2 z2, x2 y2 z2। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा जिसको हम वेक्टर OQ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होगा बताओ जल्दी। OQ का वेक्टर बोल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। क्या ये चीज क्लियर हो गई? जल्दी बताओ। ठीक है, अब अगर मान के चलो मुझे ये वाला वेक्टर निकालना, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर PQ। क्या ये क्लियर हो गया? वेक्टर PQ अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हम यूज कर सकते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से OP वाला जो वेक्टर देखते जाए डायग्राम में, OP वाला वेक्टर प्लस प्लस OP के बाद कौन सा है, OP, ये OP हो गया, OP के बाद कौन सा है, PQ। ये किसके इक्वल होगा, OQ के। क्या ये क्लियर हो गया? ये भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो अगर मान लो मैं वेक्टर PQ निकालना चाहता हूं तो वो कैसे निकलेगा, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। क्या ये समझ में आ गया सबको? और अगर वेक्टर OQ की बात करें तो OQ का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, OP का क्या मतलब है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो देखो यहां पर क्या देगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। ये कौन सा वेक्टर लिख रहा हूं मैं, वेक्टर OQ। माइनस क्या आएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। क्या ये क्लियर हो गया? ये क्या हो गया, वेक्टर OP। तो अगर किसी भी वेक्टर को निकालना है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को, तो कैसे करते, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, जो अभी मैंने यहां पर किया। और इजियर तरीका क्या है, क्योंकि अगर वेक्टर को माइनस कर रहा है तो सीधे सीधे उसके आई वाले कंपोनेंट माइनस होंगे, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, और लास्ट वाला क्या बन जाएगा, z2 माइनस z1 k कैप। क्या ये चीज समझ में आई, बताओ जल्दी। ठीक है, तो अभी जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था वो इसी पे बेस्ड दिया था। मैंने क्या दिया था क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट थे P और Q मान लेते हैं। पहले का कोऑर्डिनेट 2 3 4 और दूसरे का कोऑर्डिनेट 7 8 9। तो क्या करना था, सीधे सीधे ये कंसेप्ट लगाना था, वेक्टर PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर,
x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 5y प्लस y2 माइनस y1 तो मतलब कितना हो जाएगा 5j प्लस 5k। क्या ये क्लियर हो गया? क्या यहां तक का कंसेप्ट सबको क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद और हमने क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड निकालना। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू निकालना है, तो वो निकालने का तरीका क्या होता है? रूट ओवर ये आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। समझ में आया इसको? ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं एबीसी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मान लो ये ए हो गया, मान लो ये बी हो गया और मान लो ये सी हो गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना भी सबको क्लियर हो गया? ठीक है। आखिरी चीज, इसका यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को डिवाइड करना होता है उसके मैग्नीट्यूड से। देखो ऐसे लिखना ज्यादा बेटर होगा फॉर्मूला, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या ये क्लियर हो गया सभी? तो उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने जाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू कितना आ जाएगा? रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ऐसे ही होगा? कितना बन जाएगा? 5 रूट 3 70, 5 रूट 75 बोलो या फिर 5 रूट 3 बोलो, दोनों सही है तो 5 रूट 3 बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? और उससे डिवाइड कर दो फिर इस वेक्टर को, कौन सा वेक्टर जो अभी हमने यहाँ पर बनाया था पी क्यू वाला वेक्टर, इसको डिवाइड कर दो इसके 5 रूट 3 से, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। तो ये कितना बन जाएगा? 5y प्लस 5j प्लस 5k, 5j प्लस 5k डिवाइडेड बाय 5 रूट 3, होल डिवाइडेड बाय 5 रूट 3, अलग अलग भी कर सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये यूनिट वेक्टर बना मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। क्या यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक है। और हमने क्या चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में? हाँ, अगर मान लो एक और नया वेक्टर बनाना है जो ये दोनों वेक्टर के, जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? 10 कर देंगे, सिंपल। क्या ये क्लियर हो गया? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करो। find two vectors joining the points 2, -1, 3 and 4, 7, 1 and 1, 3, 5 and 4, 2, 1. Find two vectors joining the point this and this. तो आपको दो वेक्टर निकालने जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनते हैं। एक नंबर कम कर दो क्या फैन? ठीक है। हाँ तो दिखा दिया। तो इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को नाम दे देते हैं वेक्टर ए बी या वेक्टर ए नाम दे देते हैं। क्या है वेक्टर ए बी या वेक्टर ए? बताओ जल्दी। वेक्टर पहला वाला है 2i 8j प्लस 8j -2k सबका आया क्या? एक बार कंफर्म करना। हाँ, और दूसरे वाले वेक्टर को वेक्टर सी डी नाम दे देते या वेक्टर पी क्यू नाम दे देते। चलो वेक्टर पी क्यू बताओ ये कितना आया? 3i -j -4k। क्या ये आ गया सबका? ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद इसी क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू करते जा रहा हूं ना, आगे लिखते जा रहे हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? दोनों का एडिशन।
वेक्टर में रिजल्टेंट मतलब एडिशन, तो रिजल्टेंट मतलब इन दोनों को ऐड कर दो। तो पहले वाले वेक्टर को मैं सिंपली वेक्टर ए नाम दे देता हूँ, दूसरे वाले वेक्टर को सिंपली मैं वेक्टर बी नाम दे देता हूँ। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा 5i प्लस 7j माइनस 6k। समझ में आएगा? जल्दी बताओ यहां तक। डन। फिर उसके नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट आया इसका यूनिट वेक्टर निकालो। इसको मैं वेक्टर सी नाम दे देता हूं, रिजल्टेंट को सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 6 6 36 7 7 49, 36 और 49 कितना हो जाएगा ये 85, 85 प्लस 25 110। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 110, और इधर पे कितना आ जाएगा 5i प्लस 7j माइनस 6k। ऐसा ही होगा, समझ गए? इसके बाद इसी क्वेश्चन में बोलता है फाइंड अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देना है 3 कर देना। तो यहां तक का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया था, ठीक है। और पिछली क्लास में और हमने क्या क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे। थोड़ा सा मुझे बताओ कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है? जो पैरेलल होते हैं डायरेक्शन, जो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं डायरेक्शन अलग हो, पैरेलल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा कंसेप्ट है, पैरेलल होना चाहिए। और हम वेक्टर के कंपोनेंट को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि वेक्टर पैरेलल है? ये वाली चीज ध्यान रखना। अगर कोई दो वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट है a1i प्लस a2j प्लस a3k, मान लो ये 3 वेक्टर, एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। और आपको बोल रहे हैं कि चेक करो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं। तो क्या चीजें सेम होनी चाहिए, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। ध्यान रखना। ओ सॉरी मैं गलत लिख दिया, मैं इसका वैल्यू अलग लिखा ना। हाँ a1 अपॉन b1, इसका ना नोटेशन अपन बदल देते, रुक जाओ, क्योंकि जनरली हम वैसे ही लेते हैं ना। a1i प्लस b1j प्लस c1k, इधर पे आ जाएगा a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो कौन सा रेशियो इक्वल होना चाहिए, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ये वाले कंपोनेंट्स के रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? इन अदर वे हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर a शुड बी लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b, मतलब ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में या एक फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई करने पे आ जाना चाहिए। डन, यहां तक की चीज है। ओके चलो एक काम करते हैं, जहां तक हमने क्वेश्चन किया था एक बार उसको देखते चलते हैं, उससे रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आज की क्लास में आगे के टॉपिक करेंगे। ये सारे तो ऐसे ही क्वेश्चन थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं। सेकंड एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सेकंड एक्सरसाइज चल रहा था, कहां तक हो गया था? अच्छा देखो ये बन जाएगा ना सम ऑफ द वेक्टर्स, सबको ऐड करना होता है कुछ नहीं, ठीक है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस divided by magnitude. Next, find the unit vector in the direction of vector PQ, और P और Q के coordinates given है, तो क्या लगेगा वही x2 minus x1i y2 minus, ठीक है। Next, for the given vectors A and B, find the unit vector in the direction of A plus B, already कर लिया हमने। Next, find a vector in the direction of this which has a magnitude 8, तो क्या करोगे, unit vector multiplied by 8। Next, show that these vectors are collinear, collinear मतलब parallel। तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाले रेशियोज कितना आएगा, a1 by a2 कितना आएगा -1, b1 by b2 कितना आ जाएगा -1/2, हाँ ये अपन ये ले रहे हैं तो -1/2, ये भी कितना आ जाएगा -1/2, और ये भी कितना आ जाएगा -1/2। ये तीनों रेशियो सेम है, मतलब क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। फिर उसके बाद फाइंड द वेक्टर, हाँ अब लिखो एक ये चीज लिखना, डायरेक्शन कोसाइंस। हालांकि पिछले क्लास में मैंने बताया था, बट कुछ लोग एब्सेंट थे। कौन एब्सेंट था लास्ट क्लास में?
तो तुम लोग ध्यान से सुन लेना क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। जैसे मान लो ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ये हो गया हमारा वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा जेड एक्सेस। अब अगर मान लेते हैं यहां पर कोई एक वेक्टर है, ये हो गया वेक्टर, वेक्टर आर नाम दे देता हूं। अब ये वेक्टर आर जो है एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये वाई एक्सेस के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और जेड के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, गामा। तो यहां पर हमें ये पता चल गया अल्फा बीटा गामा ये तीनों क्या है, एंगल्स, एंगल्स मेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस से जो एंगल बनते हैं वेक्टर के वो ये एंगल से अल्फा बीटा गामा, और जिसको हम डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, डी एज, शॉर्ट में डी एज। यहां तक हो गया सबको क्लियर, ठीक है। अब अगर इसमें कॉस ले ले, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, मतलब इसका जो कोसाइन हो जाएगा इसी को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। इन शॉर्ट डीसीज। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, डन। अभी एक और चीज मैं बताने वाला हूं जो शायद पिछली क्लास में नहीं बताया था, डायरेक्शन रेशियोज, बताया था क्या, डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा इसमें एक और चीज, डायरेक्शन कोसाइन को इससे नहीं एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, एलिमेंट। एक और इसका नोटेशन होता है, वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। ये चीज क्लियर होगी। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डायरेक्शन कोसाइन की, क्या प्रॉपर्टी होती है, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये हमने प्रूव भी किया था कैसे होता है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो से आते, अगर मान लो यहाँ पर एक वेक्टर है, ये वाला एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ध्यान से सुनना, मैं कुछ पूछने वाला हूँ। ये वाले पॉइंट को p नाम दे देते, ये वाले पॉइंट को q नाम दे देते। ये बताओ वेक्टर pq बना लोगे ना, क्या आएगा, x2 minus x1 i, y2 minus y1 j, z2 minus z1 k। ये जो वेक्टर pq बना, ये जो वेक्टर pq बना x2 minus x1 i, ये वाला जो पार्ट है, प्लस y2 minus y1 j प्लस z2 minus z1 k, ये वाला जो पार्ट आपको मिल रहा है i j k के कोफिशिएंट मिल रहा है, इनको abc से डिनोट करते हैं और यही क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से समझो, कोई वेक्टर दिया है, बोलता है डायरेक्शन रेशियो निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, आई जे के जो भी कोफिशिएंट है वही उसके क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। कोई 2 पॉइंट दिया है, डायरेक्शन रेशियो निकालो बोलेगा तो क्या करोगे, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। सिंपल सी चीज। क्या ये समझ में आया, बताओ सभी को जल्दी से, ठीक है। अनुष्का क्लियर हुआ, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज को हम किससे डिनोट करते हैं, ए बी और सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। किस किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, मान लो अगर आपको कोई भी वेक्टर आर दिया है जिसके कंपोनेंट है a1i प्लस बी ai प्लस bj प्लस सी के, तो ये जो कोफिशिएंट होंगे यही क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। कोई 2 पॉइंट दिए हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, और बोलता है डायरेक्शन रेशियो निकालो, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 minus x1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 minus y1, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, z2 minus z1। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हो गई सभी को, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, ये है हमारे पास वेक्टर आर, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसका यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे शो करोगे, आर के ऊपर में क्या लगा दोगे, क्या है, और निकालोगे कैसे, वेक्टर आर को डिवाइड कर दोगे किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। समझ में आया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो क्या जगह, ये आएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एज इट इज रहेगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया। अब इस केस में ये वाला जो पहला वाला जो आई का कोफिशिएंट बनेगा, मतलब a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई, ये जो बना इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, एल बोल देते हैं। एल का मतलब क्या हो गया, वो डायरेक्शन कोसाइन वाला पार्ट। उसी तरीके से m की वैल्यू क्या आएगी,
बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका एम, ठीक है, और यहाँ पर जे क्या बात है, और प्लस ये क्या हो जाएगा सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी एन, और यहाँ पर आगे ठीक है। तो यहां से आपको क्या चीज समझ में, दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपके क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। पहली चीज जो समझ में आई। दूसरी चीज जो क्लियर है कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो एबीसी पता है तो सीधे एल निकालने के लिए क्या करोगे, रूट ओवर ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये ऐसे ही करते करते एम और एन निकाल। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, जो अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली अप्लाई होगी और अगले चैप्टर में भी अप्लाई होगी। 3D जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें दोबारा से ये सारी चीजें रिपीट होती है, तो अभी समझ जाओगे तो उसमें दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो कुछ नोट करने को कर लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं सीधे क्वेश्चंस पे। हो गया, हटा दो। चल अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जैसे मैंने बताया जिस भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है सीधा यूनिट वेक्टर में बदल दो, और उसमें आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे उसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k, और इधर पे आर कैप जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो कितना आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, रूट 14। तो पहला वाला कंपोनेंट हो जाएगा 1 अपॉन रूट 14 आई प्लस 2 अपॉन रूट 14 जे प्लस 3 अपॉन रूट 14 के। तो इसमें एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई एलिमेंट, ठीक है। अब जो मैंने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पर आ रहा है कि नहीं, चेक कर, क्या होगा इसका स्क्वायरिंग करने पे 1 अपॉन 14, 4 अपॉन 14, 9 अपॉन 14 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 1। दैट्स इट, समझ गए ये पूरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार देखते चलना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। क्या निकालना है, फिर से डायरेक्शन कोसाइन। इस बार क्या दिया हुआ है देख लो, इस बार क्या दिया हुआ, क्या दिया बताओ तो, एबीसी दिया है क्या, नहीं, क्या दिया है, पॉइंट दिया। पॉइंट मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2। यहां से एबीसी मतलब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। जल्दी निकालो। गरिष्ठा बन रहा है, कुछ डाउट है तो चैट में लिख के बताना। वॉइस अनम्यूट वाला ऑप्शन तो बंद हो गया। हाँ, ये सेकंड एक्सरसाइज मिला ना ये बुक में, ये हाँ नहीं वैसा है। अच्छा, नहीं मतलब बुक में ये वाले क्वेश्चन है ना, वो नए एडिशन में, ये बोल रहा हूँ मैं। नहीं सर, इसमें तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तुम फिर 3D वाला चैप्टर ओपन करके रखा है। नहीं, इसमें भी वो डायरेक्शन को सेंड। हाँ, मैं बोला ना यही चीज उसमें भी रिपीट होती है, लेकिन वो इसके पहले वाले चैप्टर में जाता। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 मैच करना।
हाँ तो जल्दी बताओ ABC की वैल्यू क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। A की वैल्यू कितनी आई, -2, B की वैल्यू -4, C की वैल्यू +4, Z2 - Z1, ठीक है डन, ABC आ गया। फिर LMN निकालना, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 अपॉन √1, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, -2 अपॉन कितना आएगा, √36, मतलब ये आ जाएगा 6, -2/6। क्लियर। सिमिलरली बाकी सब भी सॉल्व हो जाएगा, हटा दो फिर इसको मैं। अच्छा M और N की वैल्यू क्या आएगी जिन्होंने निकाला, -4/6, N क्या आएगा 4/6, खत्म। मतलब डिनोमिनेटर तो सबका सेम रहने वाला है ना, न्यूमरेटर तो बदलेगा, ABC। हटा दूं फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, इस चैप्टर में भी अगले चैप्टर में भी रिपीट होगा सेम क्वेश्चन। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ के बताओ मुझे। इक्वली वो है सबका एंगल्स मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये जो वेक्टर है ये तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। समझ में आया, तीनों एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है तब प्रूफ हो पाएगा जब हम ये प्रूफ कर पाए कि अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या है, इक्वल। और ये तब हो पाएगा जब हम ये बता पाए कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल। क्योंकि अगर ये तीनों इक्वल तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब L, M और N की वैल्यू आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल। और L, M, N कैसे निकलता है, अगर वेक्टर दिया हो तो डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर दो तो यूनिट वेक्टर में बदल जाता है, जिससे क्या मिल जाता है, LMN। तो जल्दी इसका यूनिट वेक्टर निकालो फिर LMN निकालो। चेक करो किया है क्या, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है ये तीनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिख देते हैं L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1/√3। डन। मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा इज इक्वल टू 1/√3। क्या ये क्लियर है, जल्दी बताओ, है ना। अच्छा वैसे तो तुम लोग ये वाला 1/√3 नहीं भी लिखोगे, सीधे सीधे इंप्लाइज करके क्या लिख दोगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में ये पूछता है फाइंड द एंगल्स, एंगल कितना बना रहे हैं वो निकालो, तो एंगल कितना बना रहे हैं वो निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस अल्फा और 1/√3 को क्या कर दोगे, इक्वल। समझ में आया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/√3 एंड सो ऑन। ठीक है डन। चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, नोट करो। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल made by the vector joining the points A 1, 2, 5, B -1, 3, -2. Find the vector, find the angle made by the vector joining the point this and this with coordinate axis. With coordinate axis. तो आपको क्या निकालना है,
एंगल मतलब अल्फा बीटा गामा। तो इस क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा गामा निकालना है। वेक्टर के 2 पॉइंट गिवन है, मतलब वेक्टर के इनिशियल टर्मिनल पॉइंट्स गिवन है। ठीक है घनिष्ठा, सॉल्व हो रहा है कि नहीं एक बार बताना चैट में, अगर कुछ डाउट होगा तो लिख देना। हाँ बन गया। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तुम लोगों ने एबीसी निकाला होगा या वेक्टर बनाया, दो तरीका हो सकता है, या तो एबीसी निकाला या वेक्टर बनाया होगा। चलो वेक्टर बनाया, तो वेक्टर बनाया तो वेक्टर आर इज इक्वल टू -2i -j -7k, क्या यही आया। फिर यूनिट वेक्टर बनाया होगा तो -2i -j -7k, हाँ प्लस j, सॉरी प्लस j, डिवाइडेड बाय √54। फिर उसके बाद L की वैल्यू आ गई होगी -2/√54, मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू आ गया होगा -2/√54, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई होगी cos इनवर्स -2/√54, क्या ये आ गया। बीटा की वैल्यू cos इनवर्स 1/√54, गामा की वैल्यू -7 cos इनवर्स ये वाला। डन, लक्ष्य आएगा नहीं, हटा दो फिर इसको मैं। भाई L की वैल्यू ये हुई, L होता है cos अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू ये हुई, तो अल्फा निकाला तो cos उधर जाएगा, cos इनवर्स मिल जाएगा। हटा दो इसको फिर। चलो नेक्स्ट, हाँ एक एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला लिखा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ठीक है, 10th में पढ़ते थे, 11th में भी पढ़ते थे। वो 3D 2D के केस में होता था, ठीक है, विदाउट वेक्टर क्वांटिटी में होता था। अब वेक्टर क्वांटिटी में देखेंगे, बहुत कम यूज होता है, मैक्सिमम 2 या 3 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कर लो उसमें, मैं तब तक फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला को समझने के लिए ना पहले ये डायग्राम बना लेना। नोट डाउन कर लो।
ओके, तो ये दो डायग्राम बना लिया। तो बना लिया डायग्राम। ओके, तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली वाला कंसेप्ट अगर याद हो क्लास 11th में होता था, अगर याद है वाला कंसेप्ट थोड़ा सा रिकॉल करवा दो ताकि ये समझ पाओ। अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहाँ पर b है, कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अगर इसके बीच में कोई पॉइंट c आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना होता था, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में। तो x निकालेगा, x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। याद आया ये चीज? बस वही चीज वेक्टर में भी होगी। यहाँ पर क्या है, एक ये वेक्टर a हो गया, दूसरा ये क्या हो गया, वेक्टर b हो गया। ये दोनों के रिजल्टेंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन दिख रहा है या वेक्टर दिख रहा है, दोनों के रिजल्टेंट को ज्वाइन करने वाला है ना। यहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट आ रहा है, पॉइंट मान लो P हो गया, जिसका वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर हो जाएगा वेक्टर R। क्या ये क्लियर हो गया? और ये वेक्टर R इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में। तो आप इस वेक्टर R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्मूला इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। क्या था देखो, mx2 प्लस nx1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m वेक्टर b, देखो यहाँ पर m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n। जैसे यहाँ पर होता था ना, m के साथ क्या आता था, x2, n के साथ क्या आता था, x1, वैसे यहाँ पर भी m के साथ क्या आ जाएगा, वेक्टर b, n के साथ क्या आ जाएगा, वेक्टर a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m प्लस n। ये समझ में आया क्या, बताओ जल्दी से। ठीक है, अच्छा एक्सटर्नली वाला कंसेप्ट याद है कि नहीं? लाइन में एक्सटर्नली का मतलब क्या होता था कि अगर मान के चलो ये वाला एक लाइन सेगमेंट हो गया AB, और जो पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, इन दोनों को आगे एक्सटेंड करने पे आ रहा है। मान लो इस तरीके से यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया C, समझ गए ना, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाता था। तो अब ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाली लेंथ को हम क्या ले लेते थे, m, और ये वाली लेंथ को हम क्या ले लेते थे, n। समझ में आया कि नहीं? और फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ जाता था, अगर C का कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता था, m x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता था, m माइनस n। तो सारा फॉर्मूला वैसा ही रहता था, बस प्लस की जगह पे क्या जाता था, माइनस। सेम कंसेप्ट यहां पर लगेगा। ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया, ये वेक्टर r हो गया, जो एक्सटर्नली इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा हो जाएगा वेक्टर r इज इक्वल टू m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m माइनस n। नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। देखो बहुत कम यूज होता है ये फॉर्मूला, चांस कम है, इसलिए जनरली हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैंने इस चीज को इससे रिलेट करके बताया, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग 11 से पढ़े रहते तो याद रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो बस इसमें x2 और x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा a, यहाँ पर भी b और यहाँ पर क्या आ जाएगा a, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? इसमें वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला होगा, वो वेक्टर वाला। हाँ, ये m और n स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी उसमें मल्टीप्लाई। स्टार्ट करें क्वेश्चन के साथ। चल, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। तो एक पॉइंट R है, उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, which divides the line segment joining the points P and Q, whose position vector R। तो ये पहले वाले पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम वेक्टर A ले लेते हैं। दूसरे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जिसको हम वेक्टर B ले लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया, वेक्टर A और वेक्टर B है। अब आपको इनके बीच में एक पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है, जो कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। तो ये हो गया m और ये क्या हो गया n। क्लियर हो गया?
एम एन रेशियो दिया हुआ है, दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और उनके बीच वाले पॉइंट निकालना है। कंडीशन वन क्या है? इंटरनली। तो इंटरनली है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? क्या होगा फॉर्मूला? एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो यहाँ m की जगह पे आ जाएगा 2, वेक्टर b की जगह पे आ जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस n की जगह पे आ जाएगा 1 और वेक्टर a की जगह पे वेक्टर a की वैल्यू डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आ रहा है। हाँ लक्ष्य, कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर में तीन तरीके से मल्टीप्लाई हो सकता है, एक वेक्टर और स्केलर, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और दो वेक्टर के भी दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डॉट और क्रॉस। आ गया क्या? क्या है वेक्टर आर अपॉन में 3 भी तो आ रहा होगा क्या? तो कट जाएगा तो फाइनली आई प्लस जे माइनस आई प्लस जे प्लस के, ऐसा आ रहा है क्या? गलत किया मैंने? हाँ 2j होगा। अच्छा ये 2 और 2 2 से ये हो जाएगा 4। नहीं वो तो मैं B बहुत वेक्टर कुछ गलत है कर- ना, चाहे A में डालो ना, उसमें आप उस साइड लिखो तो +1 वाले का 2। हाँ हाँ ये 2 मतलब होगा, प्लस आई प्लस 2 होगा। और हो जाएगा। तो दोबारा से वही वाला पुट कर दिया क्या? हाँ कुछ छाप रहा था मतलब। ये तो माइनस आई के +4 के फॉर्म में चाहिए। अच्छा चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। m वेक्टर b मतलब -2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, प्लस n वेक्टर है मतलब प्लस i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -i/3, ऐसा है क्या? हाँ -i/3 प्लस 4/3j और ये हो जाएगा +1/3k। एक बार कंफर्म कर लिया है क्या? हाँ सर सही है। हाँ ठीक है। और एक्सटर्नली में बस बीच में क्या लग जाएगा? दोनों में माइनस। एक्सटर्नली वाला भी जल्दी निकाल के लिखो जल्दी से। क्या ये m वेक्टर भी, तो वेक्टर भी तो ये है m वेक्टर भी, m की वैल्यू 2 है, 2 इंटू वेक्टर भी। ठीक है, ये आया कि नहीं? चेक करो। हाँ ये आ गया। हाँ एक्सटर्नली वाला निकालो जल्दी से। -2i प्लस 2j प्लस 2k और इधर पे आ जाएगा -i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -3i प्लस 3k, j वाला टर्म तो ऐड कट जाएगा। ये आ रहा है, बाकी और किसी का आएगा चेक करो एक्सटर्नली। ठीक है, एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करो, सॉल्व करके दिखाओ। सेम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ना? तो
लिखो कंसीडर 2 पॉइंट्स, consider 2 points P and Q with position vectors, consider 2 points P and Q with position vectors. Vector OP is equals to 3A minus 2 vector B, and OQ is equals to vector A plus vector B. Consider 2 points P and Q with position vector this and this. Note down कर लिया? अब बाकी चीजें लिखो मत, बस सुन लो, ठीक है? जो लिखने का रहेगा वो नोट करना फिर, ठीक है? Find the position vector of point R which divides the line segment PQ in the ratio 2:1. तो आपको एक पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1, ठीक है? तो यहां पर आपको क्या दे दिया, m/n की वैल्यू दे दी है और ये हो गया 2:1. अब कंडीशन 1 है इंटरनली, कंडीशन 2 है एक्सटर्नली. एक्सटर्नली जल्दी कंप्लीट करो और बताओ क्या क्या है. सर इसको आई जे और के में नहीं करेंगे. हाँ वो वही अब ए और बी में नहीं करेंगे. एलेक्स अगर भी है. हाँ, तो ये देखो इस क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ जाएगा. जो हमारा फॉर्मूला होता था क्या होता था इंटरनली में, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय क्या होता था, m प्लस n. ये होता था. यहाँ b क्या होता था, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पर वो पॉइंट कौन कौन से, यहाँ पर वो पॉइंट p है और वाला पॉइंट क्या है, q है. तो q का पोजीशन वेक्टर मतलब b की जगह पे ये पूरा आएगा. समझ में आएगी नहीं ये चीज? वेक्टर b की जगह पे ये पूरा वेक्टर आएगा, वो आई जे के टर्म्स में नहीं आएगा. और a की जगह पे कौन सा पूरा वेक्टर आएगा, ये वाला पूरा वेक्टर आएगा, ठीक है? तो वेक्टर r क्या बन जाएगा, ये वेक्टर r इज इक्वल्स टू m की जगह पे आ गया 2, वेक्टर b की जगह पे आ जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस n की जगह पे आ गया 1 और इधर पे आएगा 3 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. तो वेक्टर r हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 2 वेक्टर b. तो ये b और b कट जाएगा 5a/3, यही आया ना, 5/3 वेक्टर a. डन. एक्सटर्नली में कैलकुलेट करो क्या आ जाएगा, बाय 1. तो ये और कैसे पूछ सकता है, समझ में आ गया ना? दूसरा तरीका जिससे वो पूछ सकता है, सीधे वेक्टर ना देके इनडायरेक्ट वे में पूछ सकता है. हटा दो फिर इसको मैं. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एक्सटर्नली का आंसर लिख दे रहा हूं मैं, देख लो. एक्सटर्नली का आंसर है 4 वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ठीक है? हटा दो. नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी. तुम लोगों को फिजिक्स का खत्म हो गया सिलेबस? एक चैप्टर बाकी. हाँ करेक्ट. ये वाला जो क्वेश्चन है
इसमें मिड पॉइंट का वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकालना है। मिड पॉइंट मतलब रेशियो कितना आ जाएगा 1:1, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a डिवाइडेड बाय 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब तीसरा फॉर्म देखो, यहाँ पर सीधे सीधे वेक्टर भी ना देके पॉइंट के क्या दे दिए, कोऑर्डिनेट दे दिए। तो जो वेक्टर OP होगा वो आपका वेक्टर A हो जाएगा। नहीं है समझ में? माइनस करके नहीं निकालना है, वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा A। जो OP होता है वही वेक्टर A हो गया ना, क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P हो गया। देखो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा था, सुनना ध्यान से, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इस फॉर्मूले में एक चीज में और आइडेंटिफाई कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए। ये वाला जो पॉइंट मैंने लिया ना, ये पॉइंट ओरिजिन है O, ये वाला पॉइंट जो है ना ये पॉइंट A है। तो ये जो वेक्टर OA है, या जिसको वेक्टर A से रिप्रेजेंट करो, पोजीशन वेक्टर ऑफ A। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट B है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ B है, OB है। डन ये चीज? तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो वेक्टर A होगा वो एक्चुअल में वेक्टर OP होगा, और वेक्टर OP जो होगा वो क्या आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। एक बार कंफर्म करो, यहां तक क्लियर हो गया? और वेक्टर B जो होगा, जिसको आप वेक्टर OQ कंसीडर करोगे, ये क्या हो जाएगा, 4i प्लस j माइनस 2k। और फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। चाहे तो ये वाला देख लो, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n, और यहाँ पर m इज टू n जो होगा वो 1:1 हो जाएगा। दैट्स व्हाई वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a बाय 2 हो जाएगा। ठीक है? और इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि इसमें अगर ये नहीं भी लगाते, सीधे क्या लगाते, क्लास 11 में 3D पढ़े थे ना, 3D में मिड पॉइंट फॉर्मूला भी था, 3D में भी था, 2D में भी था मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या होता था मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद है? x1 प्लस x2 बाय 2। तो x1 प्लस x2 बाय 2 मतलब क्या आ जाएगा, 3। y1 प्लस y2 बाय 2 कितना आएगा, ये y1 प्लस y2 बाय 2, 4 बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा, 2। z1 प्लस z2 बाय 2 मतलब ये कितना आ जाएगा, 1। क्या ये समझ में है? तो ये जो दोनों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट जो भी दिया है, दूसरा पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट जो भी दिया है, इन दोनों का मिड पॉइंट आपने निकाल दिया। उसका कोऑर्डिनेट क्या है, P21, और उसका अगर आपको वेक्टर निकालना है, किससे निकालना है, ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर OR या वेक्टर R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3i प्लस 2j प्लस k। समझ गए? या फिर ये वाला तरीका जो हमने डिस्कस किया, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अल्टीमेटली दो उसमें भी वही कर रहा है ना, वेक्टर बना के डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पहले ही डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है, फिर वेक्टर बना दे रहे। हटा दो इसको, फिर मैं आंसर नहीं है क्या? 3i वो सामने लिखा है 3i प्लस 2j प्लस k। उसको डिवाइड कर दो। हटा दो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कितने मार्क्स का आता है ये चैप्टर? ये 3-4 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद डॉट तक क्रॉस प्रोडक्ट, बस ये खत्म। लेकिन ये है कि इसका यूज जो होगा ना अगले चैप्टर में होगा, 3D में। तो आप इस चैप्टर को पॉइंट के नंबर के हिसाब से मत सोचो, ये सोचो कि अगला चैप्टर समझने के लिए ये समझना जरूरी है। वो आएगा 7-8 मार्क्स तक का आ सकता है। हाँ, 5 नंबर का तो एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, उसमें 5 नंबर का लाइन का एक क्वेश्चन आ जाता है, और 2 नंबर का ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। अब इजी हो गया है।
अब उसमें से कुछ टॉपिक डिलीट हो गए तो अब इजी हो चुका है। हाँ? नहीं आएगा। डिलीटेड टॉपिक से अगर कुछ आता है तो सर प्रोबेबिलिटी में आता है, जो मैं रैंडम वेरिएबल पढ़ाया वो। बाकी मेरे को पता है कि किसमें से क्या पूछ सकता है अनएक्सपेक्टेडली, अभी तक के पैटर्न से, पिछले 3 साल के पैटर्न से। इक्वेशन वाले उसमें डिलीटेड वो नहीं आ रहा है। इक्वेशन बनाने वाले बोल रहा है वर्ड प्रॉब्लम। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम उसमें आता है, केस बेस्ड नहीं, हटा दिया। आता है इसका प्रोसीजर देती है। मैं बता रहा हूँ ना, अभी जो है ना देखो, पहले होता था, पहले आता था, पहले काफी सारी चीजें अलग थी, लेकिन पिछले 3 साल से जो सीबीएसई पैटर्न चला रहा है उसमें काफी सारी चीजें उसने क्लेरिफाई कर दी है। एलपीपी से वर्ड प्रॉब्लम पूरा डिलीट कर दिया है, एलपीपी से एमसीक्यू पूछ लेगा और उसका वेटेज भी कम कर दिया है, ठीक है, और 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, अभी अगर देखना है ना, तुम लोग देखो कि केस स्टडी सोच रहे हो ना, तो किसमें से आएगा, एओडी से पक्का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन। एओआई से पूरा चांस है, इसमें ग्राफ स्केच वगैरह करके बनाते हैं उसमें, ठीक है। जो भी चैप्टर की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ जो बुक दिया उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। वो हो गया सर, उसमें भी कम लग रहा है। कम लग रहा है, और क्वेश्चन चाहिए? हाँ ठीक है। हाँ, इनवर्स का हो गया, पूरा बुक हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस टाइप का नहीं आ रहा है। डिफरेंशियल पूरा बना लिया, उसमें हल्का हल्का आ रहा है, चेक कर लेना आप इनको। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं और बुक दे दूंगा, मेरे पास और भी है। एक मेरे पास चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर है, टेस्ट पेपर, वो दे दूंगा, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना, वो सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगा। रिपीट करवाऊंगा तब कर लेना, ठीक है। तो नहीं वरना स्कूल में करता है, हाँ वो पता नहीं कैसे करते हैं, हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी वो डिस्कशन करेंगे बाद में, फिलहाल इसको जल्दी खत्म करते हैं, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, show that A, B and C with position vector this respectively form the vertices of right angle triangle. नहीं, अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। अभी इस क्वेश्चन को पहले विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करो मतलब जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, 3 पॉइंट्स है, समझ रहे ना। और ये 3 वेक्टर जो है ये कैसे और कहां पर बन रहा है, 3 वेक्टर, ये 3 वेक्टर जो है इन तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है। मतलब कि ये वाला वेक्टर जो हो गया आपका वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, और ये वाला वेक्टर क्या है, वेक्टर सी है। समझ में आ रहा है क्या, ये चीज बताओ जल्दी से मुझे। ये तीनों, इन तीनों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये क्लियर हुआ सबको। अब अगर मैं ये पूछता हूं कि भाई मुझे इस ट्रायंगल के, ध्यान से सुनो, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स वाले वेक्टर चाहिए, तो तुम लोगों को कौन सा वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये वाला वेक्टर, इसका नाम क्या होगा, वेक्टर ए बी। क्या वेक्टर ए बी निकाल सकते हो? चलो निकाल के बताओ वेक्टर ए बी क्या होगा। वेक्टर ए बी क्या होगा? वेक्टर ए बी निकालने के लिए वो जो तरीका मैंने बताया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 जे माइनस आई आएगा मेरे ख्याल से, माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k। अगर वेक्टर ए बी चाहिए तो वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का, ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, आज ही की क्लास में डिस्कस किया था भाई। वेक्टर ए बी अगर निकालना है मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको हम वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए लेंगे। डन।
हाँ, तो कितना आ रहा है इसमें बताओ? ये आया वेक्टर ए बी आया, बाकी सारे वेक्टर भी निकालो, वेक्टर बी सी निकालो, वेक्टर सी ए निकालो, ये सारे के सारे वेक्टर निकालो। हाँ, वेक्टर बी सी क्या है बताओ? -i -2j -6k सी ए 2i -j -k। और किसी का आया कि नहीं? लक्ष्य कॉपी कर रहे हैं क्या? हाँ, प्लस के a माइनस सी, हाँ ये प्लस के आएगा। यहां तक हो गया सबका? अब क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये बताओ कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है, समझ में? तो तीनों साइड्स की लेंथ निकालो। लेंथ मतलब क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालो, फिर सबसे बड़े वाले का मैग्नीट्यूड और बाकी दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम इक्वल आना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, √/a² + b² + c। वो आदमी वाला था। अरे वही तो बोल रहा है। वो था ब्लैक तो पिंक अरे वो रहा था होली का पिंक हो गया। और यार देखा तो लग रहा हाँ, तो आगे क्या बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आया √35, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी √41, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए √6। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों का स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे तो वो इसके इक्वल आ रहा है। क्लियर? तो बताओ राइट एंगल कहां पर बनेगा? वर्टेक्स कौन सा हुआ राइट एंगल वाला? कहां पर? नहीं, ए पे या बी पे या सी पे? ए। देखिए सबसे बड़ा साइड कौन सा है? तो सबसे बड़े वाले साइड का अपोजिट एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। जैसे अगर मान के चलो ये सबसे बड़ा साइड है बीसी, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो एंगल क्या होगा? राइट एंगल। समझ में आया ये चीज? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट। तो पहला वाला अगर देखोगे ए से बी गए, बी से सी गए, सी से वापस ए आ गए, मतलब वो क्या बन जाएगा? नल वेक्टर बन जाएगा। याद है टाइप ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था। तो पहला वाला तो ट्रू है, इसमें बोला कौन सा ट्रू नहीं है?
ऑप्शन बी में अगर देखो ए बी बी सी, और देखो यहाँ पर वेक्टर में क्या होता है ना, जैसे अगर मान के चलो ये सी ए था, इनिशियल टर्मिनल को बदल दोगे तो सामने क्या लग जाता है, माइनस। तो मतलब ये सही था तो ये भी सही होगा। समझ में आ रहा है क्यों सही होगा? हाँ सेम, बी और सी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम है, तो ऑप्शन बी सही है तो ऑप्शन सी भी सही है। मतलब ये तीनों एक्सप्रेशन ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है क्या? क्यों नहीं है? ये भी तो ट्रू हो रहा है। ए बी है और बी सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी बी लिख सकते हैं, ठीक है, और सी ए को सी ए लिखा, ठीक, तो ये भी ट्रू है। सी वाला गलत होगा, तो कुछ प्रिंटिंग एरर होगा मेरे सी ख्याल वाला से। ही गलत होगा। देखो तो दूसरी भी, तो सी में ऑप्शन क्या दिया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो प्रिंटिंग एरर है बुक में, ये पुराना एडिशन देख रहा हूँ मैं। अगर किसी, अरे रुकोगे एक मिनट, सुनो मेरे को। ये जो है ये न्यू एडिशन का है, ये मेरे हाथ में पुराना एडिशन है। पुराने एडिशन में जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन में ये बदलाव है। ये क्या बदलाव है, यहाँ पर वेक्टर क्या लिखा हुआ है, सी ए लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। समझ में आया ये चीज? और अब ऑप्शन सी जो होगा वो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा। क्या ये क्लियर हो गया? देखो ये चीज समझ में आ रही है ना, ए बी बी सी सी ए जीरो, पहला वाला कंडीशन क्लियर क्यों हुआ था? पहले से दूसरा वाला कैसे आया? कैसे आया? सी ए को हमने क्या लिख दिया, ए सी, तो सामने में क्या आ गया, माइनस। फिर वो ए सी अगर लिखा है तो उसको सी ए लिखना गलत होगा, अगर सी ए लिखना चाहिए तो फिर से माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, और कुछ किसी को इसमें कुछ डिस्कशन करना है क्या? ये समझ में आया? तो नए एडिशन में प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर आना चाहिए माइनस सी ए और आपके बुक में लिखा है माइनस ए सी, उसको सुधार देना, हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है वेक्टर ए और वेक्टर बी दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सी ए सही है राइट। तो ए इक्वल्स टू लैम्डा बी के बी इक्वल्स टू उसमें तीनों है बी सी डी, तीनों गलत है। लेकिन सी का गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ सही है। ये तो गलत थी। मल्टीपल से एक सी होती है, which of the following are incorrect? is incorrect नहीं। एक मिनट सुन लो। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना वो क्लियरली नहीं पूछा गया है, और इसलिए इसका मतलब अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो दो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, जो मैंने आप लोगों को लिखाया था, अगर याद करोगे तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to lambda, ऐसा कुछ हमने देखा था। या फिर हमने क्या देखा था, वेक्टर a is equal to क्या होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर देखें इस कंडीशन को फॉलो करने वाला ऑप्शन ए है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन अगर कोई दो वेक्टर में ये कंडीशन होती है तो भी वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। हाँ, ऐसा है तब भी दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। क्योंकि जैसे मान लो मैं वेक्टर ए को ले लेता हूं i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी को ले लेता हूं मैं माइनस आई माइनस जे माइनस के, तो भी रेशियो कितना आएगा, -1 -1 -1। तो पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई कि नहीं?
तो अगर ये कंडीशन है तो ऊपर वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही हमेशा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, ए और बी के कोलिनियर होने में कौन सी चीजें इनकरेक्ट होंगी? तो ये वाली कोलिनियरिटी की कंडीशन ये नहीं है। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है? ये है। ये उसका एक स्पेशल केस है जब लैम्डा की वैल्यू हम क्या लें, +1 -1। समझ में आ रहा है? लेकिन इसको हम फाइनल कंडीशन नहीं बोलेंगे। ए और बी के कोलिनियर होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? ऊपर वाला। ऐसा है तो कोलिनियर होगा, लेकिन कोलिनियर के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है। समझ में आ रही है ये चीज? ऑप्शन बी में, सी में क्या लिखा हुआ है? ए बी सी के ए और बी वाले वेक्टर क्या के कंपोनेंट क्या होना चाहिए? नॉट प्रोपोर्शनल। ये तो साफ साफ दिख रहा है उसमें क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में बोल रहा है दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो क्या ये जरूरी है कि डायरेक्शन सेम हो? नहीं, डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो भी वो दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि ये चीज? तो यहाँ पर एक्चुअली पहली वाली कंडीशन में क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग हो सकता है। ये वाली कंडीशन में क्या हो रहा है? डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। लेकिन कोलिनियरिटी के लिए दोनों कंडीशन ऐसा नहीं है, डायरेक्शन भी अलग हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है। तो वो सिर्फ पहली वाली कंडीशन में फॉलो हो रहा है। मतलब कौन सा इनकरेक्ट है बोलेगा तो आप आंसर क्या लिखोगे? बी सी एंड डी। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, समझ गए ना? हटा दो ना फिर से। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, यहां से फिर स्टार्ट होता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आज करें, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। रूट tan x का इंटीग्रेशन कर दो बताओ। रूट कर लो रूट tan x पूरा रहता है रूट tan